हेलो दोस्तों। अभी तक आपने इतिहास के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग में इतिहास का पेपर सेट होता है और उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। उसी के शेड्यूल में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बता रहे थे, क्या होता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और मेसोपोटामिया, जो कि पश्चिमोत्तर भारत में कहा जाता है कि पश्चिम साइड की जो भारत कहलाती थी, उस साइड में इन लोगों का विकास किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से सुमेरियन सभ्यता और सुमेरियन और मिस्र की सभ्यता को भारतीय सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। तो उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। आइए जानते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जो खोज किया या सबसे पहले जो अपने प्रमाण प्रस्तुत किए अंग्रेजों के सामने, वो दयाराम साहनी का नाम आता है 1921 में। लेकिन इनकी विचारधाराओं को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि ये इंग्लिश आदमी यानी अंग्रेज नहीं थे। हिंदू होने और ये भारतीय होने के नाते इनकी बातों को उतना उत्कृष्टम बिंदु तक नहीं रखा गया। तो इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले देखा जाता है कि जीएसआई का जन्मदाता किसे कहते हैं, यानी जीएसआई का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आता है। ये एक अंग्रेज शासक या अंग्रेज अधिकारी रहते हैं। इनकी इसी के रेफरेंस में आते हैं लॉर्ड कर्जन 1902 में लॉर्ड कर्जन आते हैं। ये जीएसआई का यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का न्यू रखते हैं। फिर से इसके जो महानिर्देशक होते हैं जीएसआई के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ये जॉन मार्शल होते हैं। इनके अंडर यानी इनके निगरानी में जो डिगिंग या खुदाई होती थी उसको ही प्रमाणिकता की तौर पर प्रमाणित किया जाता था। तो इनके अंडर में, जॉन मार्शल के अंडर में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी आते हैं लोग, और जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो होता है इसकी खुदाई को आगे बढ़ाते हैं और ये प्रमाणिक तौर पर इनको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि ये जो नामकरण है, इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। एक्चुअली में ये जिस नदी घाटी से होकर ये सभ्यता गुजरी, यानी कि मान लीजिए आप दिल्ली में हैं तो यमुना नदी के किनारे से कुछ चीज़ें गुजर रही है, तो जो भूगर्भ शास्त्री थे इन वो यमुना संस्कृति बोल दिए। या आप ऐसे देखिए कि जो सिंधु साइड में गए पुरातत्ववेदा, वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द जो भी सामान मिले तो उसको ये सिंधु सभ्यता से कहने लगे। ऐसे हड़प्पा जो रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के बाएं तट पे जो हड़प्पा फेमस है, वो हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। यानी किसी स्थल या किसी नाम के नाम पर ये वो साइटें या सभ्यता को निरूपित कर दिया गया। तो यही पे यहाँ दिखाया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में क्या होता है कि सरस्वती सभ्यता आ जाती है। सरस्वती सभ्यता देखा जाता है कि राजस्थान या हरियाणा, जो पहले हरियाणा और राजस्थान एक ही बेल्ट में हुआ करता था, इसको माना जाता था कि सिंधु नदी और गंगा नदी के मध्य में जो सरस्वती नदी है, ये मेन रोल अदा कर रही है कि यहाँ तक हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। तो ये सरस्वती सभ्यता कहलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है अब कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो जो हड़प्पा सभ्यता कहला रही है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हमेशा आंसर में आपको लिखना है रावी नदी के बाएं तट पर। हमेशा पूछ लेता है किस तट पर है, दाएं या बाएं, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे हड़प्पा को बनाया गया है, ये रावी नदी के बाएं तट पे, और मोहनजोदाड़ो पूछ लेगा तो सिंध नदी के दाहिने साइड में है। ये यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं इसे कांस्य युगीन सभ्यता। जैसे कि आपने अभी ताम्र पाषाण काल पढ़ा, उसमें देखा कि तांबे को पत्थर के साथ किस प्रकार जोड़कर कार्य किया जा रहा। इसका सबसे प्रमाणिक स्थल जरवे संस्कृति में आता है। जरवे संस्कृति बोले तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जहाँ दैमाबाद फेमस था, वो जरवे संस्कृति। वहीं पर उसके ऊपर जाएंगे तो नेवासा मध्य प्रदेश में आ जाएगा, नेवासा संस्कृति कहलाता था या मालवा संस्कृति कहलाता था। इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता। कांसे को किस प्रकार हम सांचे में डालते थे, या तांबे और टिन को, तांबा बोले तो कॉपर Cu और टिन बोले तो Sn, इसका केमिकल नेम होते हैं। इनको जब मर्ज कर दिया गया तो ये अपने में कठोर धातु बन गए। यदि हम तांबे को ऐसे ही यूज करते हैं, केवल लचीले फॉर्म में वो दिखता था, यानी तांबे को हम पिघला कर ऐसे किसी धातु के बर्तन या कुछ ऐसा बनाना चाहें तो काफ़ी लचीला हो जाता था। तो उस समय के जो
मूर्तिकार थे या लोग थे, उन्होंने क्या किया कि इसमें इम्प्योरिटी, जो कि ये टिन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, इंडिया में उतना टिन नहीं पाया जाता था, जो भी मिला इस हड़प्पन एरा या सिंधु घाटी सभ्यता में ही यूज कर लिया गया, और जो कम पड़ा हम कभी बलूचिस्तान से मंगाते थे या अफगानिस्तान से मंगाते थे ये टिन, ठीक है। तो ये इम्प्योरिटी मिलाकर उसे हम कठोर कर लेते थे, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। आपको अब यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ लिखा हुआ कॉपर प्लस स्टेनस Cu प्लस Sn सभ्यता, यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। फर्दर आता है सबसे बेहतरीन नाम इसका नगरी सभ्यता। हमेशा यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्या है नगरी सभ्यता, क्या अपने आंसर में नगरी सभ्यता के बारे में कुछ लाइनें लिखें। तो नगरी सभ्यता ये होता है कि यहाँ के लोग उत्कृष्ट वर्जन मतलब उत्कृष्ट तरीके से रहते थे और अपने समकालीन सभ्यताओं से ये काफ़ी उच्च उठ जाते थे, क्योंकि ये नगरी सभ्यता को प्रमाणित करता था। नगरी सभ्यता तभी प्रमाणित होता था कि इनकी कलाकृति किस प्रकार से निरूपित की जा रही है। इनकी कलाकृति में मृदभांड संस्कृति सबसे उत्कृष्टतम पॉइंट तक ले जाता था, इसीलिए ये नगरी सभ्यता में आ जाते थे। इनके नगर नियोजन की प्रणाली हो गई या इनका रहने का तरीका, इनके जलाशय जलाकुंड कैसे हैं, फिर से इनकी मूर्तियों पर नक्काशी किस तरह की गई है, ये इनको नगरी सभ्यता में सबसे उत्कृष्ट कहा जाता है या पहली नगरी सभ्यता बोला जाता है। जैसे कि ताम्रपाषाण काल जो होगा वो आपका ग्रामीण सभ्यता कहलाएगा। अब वहाँ से ग्राफ ऊपर उठेगा, ग्राफ ऊपर उठा तो नगरी सभ्यता में आ गए। फिर आप वैदिक एरा में आएंगे तो वहाँ पर ग्राफ फिर से नीचे जाएगा तो ग्रामीण सभ्यता हो जाएगा। फिर आप मौर्यन काल में आएंगे या 6th सेंचुरी BC में आएंगे, इसे धार्मिक उद्बोधन बोला जाता है, तो वहाँ पर आप फिर से नगरी सभ्यता में घुस जाएंगे। तो ऐसे एक ग्राफ चलता रहता है ग्रामीण नगरी करके इस तरीके से। तो अभी हम पहले नगरी सभ्यता में चल रहे हैं जिसे हड़प्पन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो यहाँ तक तो आपका था कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और प्रथम नगरी सभ्यता क्या है। अब ये पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि ये किसके समकालीन था, मतलब कि समकालीन का मतलब बोला जाए कि उस समय कोई और सभ्यता थी जिससे हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। जी हाँ, उस समय तुलनात्मक अध्ययन के लिए मिस्र वही है जिसे नील का उपहार कहा जाता था। यह बहरीन क्षेत्र में अभी भी पाया जाता है, यही नील नदी वहाँ पर भी बह रही है। और इसी के रेफरेंस में मेसोपोटामिया, जहाँ टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियाँ बहती थीं, इनसे हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते थे। तो ये मिस्र से देखा जाए तो इसकी मिस्र की सभ्यता से 12 गुना और सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता से 20 गुना इसका उच्च वर्जन था। यानी कि यहाँ पे देखिए, ये इजिप्ट हो गया या मिस्र हो गया, यहीं पे नील नदी बह रही है, और यहाँ इराक में मेसोपोटामिया होगा तो यहाँ से 20 गुना और इजिप्ट से 12 गुना तक, यानी गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना या गुना, मतलब कि काफ़ी हद तक ही जो यहाँ का मेसोपोटामिया सभ्यता था और नील सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, इससे एनहेंस वर्जन में ये हमारा हड़प्पन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर हमें जो पके हुए ईंट के साक्ष्य मिलते हैं वो इनको ऊंचा कर देता है, यानी कि ये अपने कार्यकला विधि में बहुत उत्कृष्ट हुआ करते थे। जबकि यहीं पर मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेरियन सभ्यता कहा जाता था। तो यही सुमेरियन सभ्यता, आप मेसोपोटामिया से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेसोपोटामिया एक पूरा राज्य है एक तरीके से देखा जाए। उसमें दक्षिणतम पार्ट को हमने सुमेरियन सभ्यता बोला, और इस सुमेरियन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी और यहाँ पर कच्चे ईंटों का प्रयोग होता था। यहाँ नालियाँ भी कच्ची हुआ करती थी, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात हर आयोग में पूछा जाता, बार बार पूछा जाता है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मंदिर निर्माण भी हुआ करता था, मंदिरों का साक्ष्य भी मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी या हड़प्पन साइट में कहीं भी मंदिर के निर्माण नहीं मिलते हैं आपको। और यहाँ पर मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता या नील की सभ्यता में पुरोहित वर्ग का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता था। पुरोहित वर्ग आप देखेंगे, जैसे कि इस समय पुरोहित वर्ग का बात किया जाए तो वेटिकन सिटी का नाम आता है। वहाँ देखते हैं कि कोई भी आपदा आ जाता है, चाहे कुछ ऐसा आ जाता है, तो जो पोप लोग होते हैं वो जाते हैं चर्च में और चीज़ों को, कागज़ को जलाते हैं, धुएं को फैलाते हैं। वो एक तरीके की उनकी क्रियाविधि कहलाती थी। तो ऐसे कहीं पुरोहित उस समय हुआ करते थे, जो कि ये इजिप्ट या यूफ्रेटस, मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता में इन लोग का वर्चस्व हुआ करता था। जबकि हम तुलनात्मक अध्ययन में मेसोपोटामिया और
इंडियन साइड की बात करें तो इंडियन साइड में हड़प्पा हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। यहाँ पे पुरोहित तो थे लेकिन इनका वर्चस्व नहीं था। यहाँ पर कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक वर्ग उच्च थे, मतलब कि व्यापार ट्रेड करना इन लोग का आम काम था और ये भी पशुपालन का कार्य भी करते थे, लेकिन अपने चीज़ों में जो कार्य करते थे उसमें उत्कृष्ट हुआ करते थे। तो ये हो गया पहली नगरीय सभ्यता। इसके बाद आता है कि कालक्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस काल में रखा जाए इस सभ्यता को। तो इसमें हर वैज्ञानिक आए, हर भूगर्भ वेदा आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रमाण को दिया। जैसे कि अगर पहले बात करें मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया में जो चीज़ें मिली, पहली टाइम जो डिगिंग किया गया, चाहे जो मुद्राएं मिली, उसका नाम जो था उर और किस था। ये वही किस है, ये मुद्रा हुआ करती थी और इसको सबसे पहले डिस्फर किया गया कि इस पर कुछ लिपि लिखी गई है। यहाँ की लिपि कीलाक्षर थी, मतलब जो कील होता है, आप देखें कांटी जिसे बोलते हैं या किल बोलते हैं, तो किल को बनाई देते हैं यहाँ पे, जैसे किल है ऐसे करके और ऐसे बना हुआ था। तो यानी किलनुमा यहाँ पर आकृति में कुछ मुद्राओं पर अंकित किया गया था और सबसे पहले यहाँ पर ही ये सब उस मुद्रा के नाम पर इनका काल जो था निर्धारण करने की कोशिश किया गया। तो जो सर जॉन मार्शल आते हैं, उन्होंने मोहनजोदड़ो को देखा। जॉन मार्शल जो ये जेएसआई के अध्यक्ष थे और महानिर्देशक जो थे, उन्होंने उत्खनन काल जो था या डिगिंग काल जो था वो 2350 से 1750 बैक सेंचुरी बताया, बीसी मतलब बैक सेंचुरी बताया। ये फिर से देखा जाता है, जो आपको पहले लेक्चर में रेडियो यूरेनियम ये डेटिंग बताया गया, तो ये डेटिंग अब यहाँ पर यूज हो रहा है, आप उसे सही से देखिएगा तभी ये समझ में आएगा। जैसे कि रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 2600 से लगाए 1900 बीसी के बीच में इस हड़प्पा सभ्यता को माना गया है। तो इन दो नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यही ज़्यादा फेमस है। एक और नाम आपके बीच में आता है मार्टिमर व्हीलर का। इन्होंने क्या कहा कि जो मेसोपोटामिया में शासक था वो शासक सारगोन था। मतलब पूछ ले कि एंशिएंट एरा में मेसोपोटामिया का शासक कौन था, तो वो सारगोन था। और सारगोन का जो शासन था वहाँ से भारतीय ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, यानी लोथल से काफ़ी सामान उधर जाते थे। तो इसलिए इन्होंने सारगोन के शासन में 2500 से लगाए 1500 बीसी के आसपास इसका नाम बताया। तो ये इतने लोग हो गए जिन्होंने एक कालक्रम को देने का अनुमान प्रदर्शित किया, कुछ कार्बन डेटिंग के अनुसार, कुछ यूरेनियम डेटिंग के अनुसार, कुछ अपने मत के अनुसार कि कैसे किस प्रकार से हो रहा है। तो इसके बाद अब आते हैं कि इसका सेक्टर किस हिसाब से डिवाइड किया गया था, लोगों की आकृति कैसी थी, लोग कैसे दिखते थे। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण में इन लोगों को क्या मतलब है, तो हम बताते हैं इसको कि सेंट्रल इंडिया में जो लोग रहते थे, यानी मध्य भारत में जो लोग रहते थे, वो लोग किस प्रकार के दिखते थे। तो वो लोग जिसे हम ST SC या बंजारा जाति या अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, वो लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड कहलाते थे। जो मध्य प्रदेश का पूरा भाग कह लीजिए या सेंट्रल इंडिया का पूरा भाग कह लीजिए, वो प्रो ऑस्ट्रेलियाइड कहलाते थे। फिर से भूमध्य सागरी जो कहलाते थे या मेडिटेरियन जिसे बोला जाता है, जिनके अवशेष यहाँ के अवशेष से मिलते हैं, वो साउथ इंडिया में, जो साउथ इंडिया का महाराष्ट्र वाला पार्ट है, वहाँ से देखा जाता था कि ये भूमध्य सागरी हैं। या ये इन लोग को भूमध्य सागरी कहने का तात्पर्य का, इन लोग के दिखने का तरीका जो दिखते थे ये थोड़े काले दिखते थे, तो इनको भूमध्य सागरी बोला गया या मेडिटेरियन बोला गया। तो साउथ के बेल्ट में ज़्यादातर फैले हुए थे, लेकिन यहाँ पर भी ओवरलैप चीज़ों का हो जाता था। इतना प्योर नहीं कह सकते हैं कि 100% ही थे, ये 70 to 80% यहाँ पर मेडिटेरियन वाला कहलाएगा। मंगोलाइड अब कहाँ पाए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मंगोलाइड कहाँ पूछ लेता है कि किस पार्ट में मंगोलाइड नेचर का सिंधु घाटी सभ्यता के चीज़ों से मिलता जुलता है। तो वो अपर पार्ट ऑफ उत्तरी नॉर्थन इंडिया, मतलब कि उत्तरी भाग में देखा जाए मंगोलाइड का, फिर सिक्किम में देख लिया जाए या असम में देख लिया जाए यहाँ पर, और गंगा यमुना दोआब वाला बेल्ट में मंगोलाइड पाए गए। तो अवशेषों से मालूम चलता है। और अल्पाइंस कहाँ पाए गए, 4 प्रकार की प्रजातियाँ पाई गई, पहले प्रो ऑस्ट्रेलियाइड, फिर से भूमध्य सागरी, तीसरा आपका मंगोलाइड और चौथा होगा अल्पाइन। तो अल्पाइन में आ जाता है जो बचे हुए छिटपुट्टे साइड जो हैं, वो देख लिया जाता है कि
यहाँ पाकिस्तान का पार्ट हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का कुछ कुछ जगह ये अल्पाइंस लोग पाए गए। तो ये हो गई कि निर्माण कैसे है सिंधु घाटी सभ्यता के चीज़ों का, जो विकसित या पैमाना जिस हिसाब से लोगों को देख के, शौक को देख के लगाया जा रहा है, ये कहा जाता है। लेकिन सिंधु घाटी का विस्तार पूछा जाता है तो इसका विस्तार यमुना नदी के आगे तक हुआ ही नहीं, यानी डिगिंग उसके आगे तक हुआ ही नहीं, और हम लोग यमुना नदी तक ही सीमित रह गए। और उधर साइड में पश्चिमोत्तर भारत में देख लिया जाए, जब अविभाज्य भारत था तो हम लोग सुतका गैंडोर, यानी सुतका गैंडोर का मतलब मकरान सागर, मकरान सागर बोले तो दस्तक नदी, दस्तक नदी बोले तो ये बलूचिस्तान का बेल्ट इस समय का, ये यहाँ तक पूर्वी से लगा पश्चिमी भाग तक ये फैला हुआ था। और उत्तरी भाग बोल दिया जाता है, उत्तरी भाग दैमाबाद, जम्मू कश्मीर, अखलूज नदी हो जाएगा, और दक्षिणी भाग उत्तरी भाग मांडा कह दिया जाएगा, अखलूज नदी के तट पे जो चेनाब की सहायक है वहाँ पर, और दक्षिणी भाग बोले दैमाबाद जो कि किम नदी के किनारे विख्यात है। तो कुछ लोग आते हैं जो विदेशी मत को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि विदेशी मत बोले तो वो बोलते हैं कि ये सभ्यता सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता की कॉपी है, जो हड़प्पन सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है। तो उसको कितने लोग ने कहा, कौन कौन भूगर्भ वेदा या वैज्ञानिक जो हैं, कौन कौन ने कहा, देसी जो वैज्ञानिक या भूगर्भ वेता या इतिहासकार जो हैं उन्होंने क्या बोला। तो इसमें देखा जाता है कि विदेशी सभ्यता को जो मानने वाले थे या सुमेरियन सभ्यता के आधार पर जो हड़प्पा का विन्यास करते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम आता है, आपको बस इतना याद रखना, गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल और डी संकालिया। तो डी संकालिया ये कहते हैं कि जिगुरत एक टाइप का पिरामिड टाइप का हुआ करता था। जिगुरत मान लीजिए कि हम बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक बड़ा सा ऐसे तिरछा सा मीनार सा हुआ करता था। ये बोलते थे कि ऐसा मीनार हड़प्पा में पाया गया है। तो कुछ जिगुरत की बात संकालिया ने किया, लेकिन कुछ ही हद तक ये मिलता था, पूरा नहीं मिलता था, इसलिए इनका मत फेल हो गया। तो विदेशी मत में गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल और एडी संकालिया कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता से काफ़ी मैच करता है, इसलिए ये विदेशी मत को प्रभावित करता है। देसी मत को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला ईरानी या बलूचिस्तानी मत, जो बलूचिस्तान क्षेत्र के आधार पर जो वहाँ पे डिगिंग किया गया उसके आधार पर कहते हैं कि ये समकालीन सभ्यता उसके रिलेशन में है। तो वो उसमें आ जाती हैं रोमिला थापर, इनका तो नाम आप सुने ही होंगे। फिर से आता है फेयर सर्विस करके, ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो डिगिंग किया गया पश्चिमोत्तर भारत में, वहाँ नाल, कुल्ली और आमरी जो जगह है वहाँ से साइटें, हड़प्पन साइटें काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती एक दूसरे से मैच कर रही हैं। तो ये ईरानी साइट कहलाएगी। देसी साइट में आ जाते हैं अपने राजस्थान वाले बेल्ट में। वहाँ पे सोथी संस्कृति आप देखिए, जो जरवे संस्कृति बताया गया लेक्चर नंबर 5 में, उसमें बताया गया है। तो सोथी संस्कृति जो राजस्थान में पाया गया, वहाँ अमलानंद घोष आते हैं, वो बृहद्भांड के आधार पर बोलते हैं कि ये भारतीय संस्कृति है, इसको मानो तुम लोग या ना मानो, लेकिन ये भारतीय संस्कृति है राजस्थान वाले बेल्ट से। तो इसको ज़्यादा ही प्रमाणित किया गया और भारतीय गवर्नमेंट ने भी इसको सोथी संस्कृति को हड़प्पन साइट में ही शामिल किया हुआ। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि सुमेरियन सभ्यता दक्षिणतम भाग जो था ये मेसोपोटामिया कहलाता था, और मेसोपोटामिया जो था इराक के बेल्ट में आया था। यहाँ पर अफगानिस्तान का बेल्ट हो जा रहा ऊपर, यहाँ पे 2 साक्ष्य मिले थे। अब इसका जब विस्तार बताया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा पाकिस्तान का भाग कहाँ तक है। और ये सिंधु नदी को तो आपको दिमाग में बैठा लेना है, और कुछ भी याद रहे न रहे, ये सिंधु घाटी और रावी नदी आपको याद करना है। सिंधु नदी के दाहिने तट पे मोहनजोदाड़ो और रावी नदी के बाएं भाग पे हड़प्पा है। और देखा जाए यूफ्रेट और टिग्रिस नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता का उद्भव हुआ। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को सुमेरियन सभ्यता कहा गया। इसी के बगल में बहरीन होता है, जो इसमें बहरीन नाम फेमस है, और या फारस वाला ये पूरा बेल्ट फारस कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर नील नदी का उपहार से मिस्र का वरदान माना जाता है, नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। तो ये आपको बताने की कोशिश था कि किस प्रकार से कौन से लोग किस साइड में पाए गए, कहाँ पे। जैसे ये सेंट्रल एशिया का भाग, सेंट्रल इंडिया का भाग हो रहा है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलियाइड लोग पाए जा रहे हैं, प्रो ऑस्ट्रेलियाइड। जैसे अभी मूर्तियाँ जो आपको मिलेंगी उसमें देखेंगे कि यहाँ की मूर्ति और प्रो ऑस्ट्रेलियाई मूर्ति जो है एक दूसरे को मैच करते हैं। तो इसीलिए ये डिगिंग के बाद ही ये चीज़ें मालूम चलती हैं। तो ये तो रही इतनी कहानी। अभी तक हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ पर, कालक्रम को ख़त्म करते हुए, और विदेशी और स्वदेशी मत को पढ़ चुके हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, जो हर छोटे से बड़े एग्जाम में से 2 नंबर 1 लाइनर
जो क्वेश्चन कहा जाता है वो पूछा जाता है, उसका नाम है नगर विस्तार, और कौन सा साइट कहाँ पर पाया गया, इसको अच्छे से बताया जाएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।